अरे बहू, खाना मिलेगा क्या या नहीं? जाने उठकर क्या करती रहती है। यह नहीं कि बुढ़िया को खाना दे दे। इस घर में हमारी हैसियत ही क्या है? बूढ़े जो हो गए हैं। धनवंती देवी बहू को आवाज देकर गुस्से में बड़बड़ा रही थी। इतने में रश्मि हाथ में थाली लेकर आई और सास के आगे खाना रखकर बोली, मम्मी जी, बिना कुछ बोले आपका खाना पचता नहीं है क्या? मुझे ही इतने काम होते हैं और ऊपर से आज छोले गल ही नहीं रहे थे। धनवंती जी ने जैसे ही थाली में छोले देखे तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तूने फिर से छोले बनाकर रख दिए? तुझसे कितनी बार कहा है कि यह सब मुझको हजम नहीं होता, मेरा पेट खराब हो जाता है, मगर तुझे क्या? अगर तेरी माँ इस जगह होती तब तुझे ख्याल आता। सास का ख्याल भला क्यों आएगा? जाते जाते रश्मि पलटी, मम्मी जी, आपको तो आदत ही हो गई है हर चीज़ में नुक्स निकालने की। मुझे भी शौक नहीं है रोज़ रोज़ छोले बनाने का। रश्मि की बात धनवंती जी ने बीच में ही काट दी। तुझे ही तो शौक है, झूठ क्यों बोलती है? कभी राजमा चावल बनाती है तो कड़ी कड़ी चावल बनाती है। तेरे घर में कोई बूढ़ा आदमी नहीं है क्या? या सारे के सारे अमृत पी चुके हैं कि कोई बूढ़ा नहीं होगा? अपनों का ही ख्याल आता है, ससुराल वालों का भला क्यों आएगा? सासू माँ की बातें सुनकर रश्मि बुरी तरह तिलमिला रही थी। इतने में अंदर से रश्मि का पति सुरेश निकल कर आया और गुस्से में बोला, मुझे रविवार का दिन ही तो मिलता है आराम करने के लिए, उस पर भी तुम दोनों की बहस चलती रहती है कि कोई सो नहीं सकता। अब क्या हो गया मम्मी, जो घर को सिर पर उठा रखा है? रश्मि के कुछ बोलने से पहले धनवंती जी ने अपने बेटे से गुस्से में कहा, यह देख, तेरी बीवी ने मुझे क्या बनाकर दिया है। जब इसे पता है छोले राजमा मुझे हजम नहीं होते तो फिर इसमें क्यों बनाया? जब देखो ऐसा ही खाना बनाती है या फिर पूरियां तल रख देती है। सुरेश ने माँ की बात सुनकर गुस्से में सिर में हाथ मारा तो रश्मि गुस्से में बोल पड़ी, देखो, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। कितने दिन से कह रही हूँ कि सब्जी ला दो, घर में एक भी सब्जी नहीं है। अब अगर बार बार आलू बनाऊं तो इनको वह भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम ही बताओ मैं क्या बनाऊं? तुम्हारी नींद के चक्कर में मुझे छोले बनाने पड़े। रश्मि की बात सुनकर सुरेश बोला, अरे माँ, रश्मि सही कह रही है, घर में कोई भी सब्जी नहीं है। इसने मुझे कहा था लेकिन मैं ही लेकर नहीं आया। क्या हो जाएगा अगर एक दिन छोले खा लोगी? ये सुनकर तो धनवंती जी ने और भी चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, तू क्यों इसको कुछ कहेगा? क्या यह सब्जी लेने नहीं जा सकती थी? लेकिन तू तो पूरा झुरू का गुलाम हो चुका है। माँ का कुछ भी होता रहे, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम दोनों अपनी मस्ती में मस्त रहो। बुढ़िया तो कल की मरती आज मर जाए। रश्मि बुरी तरह बौखला गई। मैं घर के काम करूं या सब्जी लेने जाऊं? और अगर सब्जी लेने जाऊंगी तब भी आप यह पूछेंगे कि इतना समय कहाँ लग गया? आप अपनी सुकून की बात करती हो, लेकिन क्या आप मुझे चैन से जीने देती हो? रश्मि बुरी तरह से चिल्लाई थी। यह देखकर सुरेश ने रश्मि को इशारे में रसोई के जाने के लिए कहा और चुपचाप वहीं बैठकर अपनी माँ की बात सुनता रहा। रश्मि पैर पटकते हुए रसोई में चली गई और काम खत्म करने लगी। धनवंती जी भी खाते खाते सुरेश को सुनाने लगी। रसोई में काम करी रश्मि सोच रही थी कि जरा जरा सी बात पर इतना बखेड़ा कर देती है, अभी वही बोले खा रही है। जब खुद मुझे पकोड़े बनाने को कहती है तब उनके पेट में दर्द नहीं होता। खुद की जीभ इतनी चटोरी है लेकिन इल्ज़ाम हमें देती है। रश्मि काम खत्म करती रही और बाहर सुरेश सुनता रहा। धनवंती जी अपनी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी और वह हमेशा उसके हर काम में कमी निकालती थी। ऊपर से आग में घी डालने का काम उनकी बेटी करुणा अच्छे से कर देती थी। एक दिन करुणा आई और आकर अपनी माँ के कमरे में बैठ गई। उसके आते ही धनवंती जी ने जोर जोर से रश्मि को बुलाना शुरू किया। जब रश्मि आवाज़ सुनकर फटाफट आई तो करुणा को देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि दीदी आप कब आए? तो करुणा ने मुंह बनाकर कहा, जब आप फ़ोन पर बात कर रही थी, बस मैं तभी आई थी। आप फ़ोन पर बात कर रही थी ना, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं और आपने भी मुझे नहीं देखा। धनवंती जी गुस्से से रश्मि को देखकर बोली, फ़ोन पर ही लगी रहेगी तो कुछ और पता कैसे चलेगा? इसको तो फ़ोन से फुर्सत ही नहीं हो, जब देखो अपनी माँ के साथ बात करती है। अरे उन लड़कियों के घर में हमेशा दरार पड़ जाती है,
जो हर वक्त अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती हैं। इस बात से रश्मि को बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर उसने इतना ही कहा, मम्मी जी आपकी बात सही है, मगर शायद आपने यह बात करुणा दीदी को क्यों नहीं समझाई। कहकर रश्मि जाने लगी तो धनवंती जी ने कहा, बहुत जुबान चल रही है इसकी। अब नंद के लिए चाय नाश्ता कौन लेकर आएगा, या पड़ोसियों को जाकर बोलना पड़ेगा। धनवंती जी का अंदाज हमेशा ऐसा ही होता था और इससे रश्मि बुरी तरह से जल जाती थी। उसने कहा, लेकर आती हूँ, और चुपचाप चली गई, मगर मन में तो अंगारे सुलग रहे थे। दोपहर का समय था तो रश्मि ने नाश्ते के साथ साथ धनवंती जी का खाना लगाया और कमरे में लेकर आ गई। उसने खाना रखते हुए कहा कि मम्मी जी आप खाना खाकर दवाई खा लेना, वरना नाश्ते के चक्कर में दवाई को लेट हो जाएगा। कहकर वह चली गई तो करुणा ने कहा, दिखाओ तो मम्मी खाने में भाभी क्या लेकर आई हैं। धनवंती जी ने उसके आगे थाली रख दी तो करुणा देखकर आंखें बड़ी करके बोली, मम्मी ये कैसा खाना है। अरे आपको तो दोपहर में दही खाना चाहिए और सलाद भी तो होना चाहिए। इस उम्र में ये सब बहुत ज़रूरी होता है। सब्जी देखो बिल्कुल पानी सी है, मसाले तो इसमें नजर ही नहीं आ रहे। इतना उबला हुआ खाना आप कैसे खा लेती हो। करुणा की इन बातों ने धनवंती जी के सीने में आग सुलगा दी। धनवंती जी कहने लगी, बेटा अब तो समय काटने के बराबर हो गया है। जब से यह निकम्मी बहू आई है, बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं। तू अपनी आंखों से देख ले कि यहाँ मेरी क्या इज्जत है। मेरा कोई और ठिकाना होता तो मैं वहाँ चली जाती, मगर भिखारी की तरह खाना नहीं खाती। करुणा अपनी माँ से कहने लगी, माँ अगर मेरे बस में होता तो मैं पक्का तुमको अपने घर ले जाती। क्या करूँ, मेरी सास तो गाँव से आकर यहाँ बस गई है और वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं आपको अपने पास रखकर आपकी सेवा कर लूं। आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। बाहर खड़ी रश्मि ये सारी बातें सुन रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलते हुए अंगारे उसके दिल पर डाल रहा हो। वह तमतमाते हुए अंदर गई तो दोनों माँ बेटी फटी आंखों से उसको देखती रह गई। रश्मि जोर से गुस्से में बोली, मम्मी जी आप दीदी को यह क्यों नहीं बता रही हो कि मैं अपनी ही मुझे ऐसी सब्जी बनाने के लिए कहा है, क्योंकि आपको मसाले पचते नहीं हैं। और दीदी अगर इतना सेवा करने का शौक है तो ले जाकर तो देखो, हम भी तो देखें कि आप अपनी माँ की कितनी सेवा कर लेती हो। रश्मि की बात सुनकर धनवंती जी हक्की बक्की रह गई। हाँ, मेरी सास घर पर नहीं होती तो मैं अपनी माँ को ले जाती, तुम्हारे भरोसे थोड़े छोड़ देती। करुणा ने गुस्से में कहा तो रश्मि बोली, दीदी आप तो हमेशा यही कहती रहती हो। अच्छा चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि जब आज आप अपनी माँ से मिलने आई हो तो उनके लिए क्या लेकर आई हो। यह सुनकर करुणा के होश उड़ गए। धनवंती जी ने रश्मि से आंख निकालकर कहा, वह मेरी बेटी है, उससे इस तरह बात नहीं कर सकती तू। नंद का ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन तू क्या समझेगी। तूने तो बस दूसरों की बेइज्जती सीखा है। अब ज़्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जा। रश्मि ने धीरे से कहा, अपनी बेटी को जो कुछ सिखाया नहीं और बहू से उम्मीद करती हैं। रश्मि बड़बड़ाते हुए चली गई तो धनवंती जी ने करुणा कहने लगी, मम्मी मैं तो आपके लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर आ जाती, मगर आप तो जानती हो कि आपके दामाद मुझे पैसे गिन गिन कर देते हैं और पूरा हिसाब रखते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए ज़रूर कुछ लेकर आती। धनवंती जी कहने लगी कि तू इसको कहने दे, इसकी बातों पर तू क्यों जाती है। रश्मि को बाहर तक यह आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वह कमरे के बाहर ही बैठी थी। वह मन में सोचने लगी कि आज तक तो कुछ लेकर नहीं आई, अब क्या लेकर आएगी। इसको तो बस घर में आग लगाना आता है। जब से मेरी शादी हुई है बस यही काम अच्छे से कर रही है। रश्मि चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और रश्मि को सुरेश को बताने लगी। धनवंती जी उस समय कमरे में आई और बोली, कर दी ना मेरी बुराई, अब मेरा बेटा मुझे ही गलत समझेगा। ये सुनकर रश्मि बोली, गलती तो आपकी ही है, आपने अपनी बेटी से एक बार भी नहीं कहा कि मुझे ऐसा खाना पसंद है। ऊपर से आप खाने को लेकर मेरी बुराई करने लगी। मैंने सब कुछ सुना है। मेरे इतना करने के बाद भी आपको मेरे अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। आज तक मैं किसी काम से पीछे नहीं हटी, हमेशा आपको गर्म खाना देती हूँ, लेकिन आप अपनी बेटी से कहती होंगी आपको ठंडा खाना मिलता है। यह झूठ भी तो आप ही बोलती हो।
धनवंती जी रश्मि की बात सुनकर आग बबूला होने लगी तो सुरेश ने चिल्लाकर कहा कि आप लोग फिर शुरू हो गए। अरे मैं अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ, कम से कम मुझे थोड़ा चैन तो लेने दो। धनवंती जी आंखें तरेड़ कर बोली, यही कांड बरती है तेरे, मैं तो तुझे कुछ कहा ही नहीं। मैं तो यही कहने आई थी कि कल तेरी मामी आ रही है, इससे कह दे कि भाभी के लिए अच्छे से खाना बनाए और मुंह बनाकर ना दिखाए उनको। सासू माँ की बात सुनकर रश्मि कुछ बोलने ही वाली थी कि सुरेश ने रश्मि से कहा, रश्मि मुझे चाय कब पिलाओगी, इतनी देर आया हूँ। रश्मि बोलना भूलकर चाय बनाने चली गई। अगले दिन सुबह से ही धनवंती जी ने घर में हलचल मचा कर रख दी थी। अरे सब तैयारी होगी कि नहीं, मेरी भाभी पूरे 1 साल बाद आ रही है। रश्मि मन ही मन कहने लगी, खुद को अपनी भाभी की कितनी फिक्र है, और एक मेरी ननद है जो मुझे हर बात बात पर सुना कर जाती है। बहू और बेटी के लिए अलग नियम है और अपनी भाभी के लिए अलग नियम है, ऐसे दोहरे लोगों से तो भगवान बचाए। रश्मि मामी के स्वागत के अच्छे से तैयारी कर रही थी। अपनी 2 साल की शादी में रश्मि सुरेश की मामी से केवल 1 बार मिली थी और आज वह दूसरी बार आ रही थी। सुरेश ने जो जो बनाने के लिए कहा वह रश्मि ने बना दिया। दोपहर में धनवंती जी ने कहा, अरे भाभी को तो आने में अभी बहुत समय बाकी है, तू मुझको खाना दे दे क्योंकि मेरी दवाई का समय हो गया है। रश्मि ने भी थाली उठाकर सासू माँ के आगे रख दी तो खाना देकर धनवंती जी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अरे यह क्या बनाकर रख दिया? रश्मि ने आकर कहा कि मामी जी, आपके बेटे ने कहा था कि मामी को लौकी के कोफ्ते पसंद है और उनको चना मसाला भी बहुत पसंद है, इसीलिए ऐसा खाना बनाया है। धनवंती जी रश्मि की बात सुनकर जोर से चिल्लाई, अरे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी क्या? या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे तो पता है कि अगर मैं बिस्तर से उठना बंद कर दिया तो तू मुझको वृद्धाश्रम भेज देगी। मेरा खाना बनाते हुए तुझको इतना जोर पड़ता है? अरे जब तुझे पता है कि मेरे पेट में दर्द रहता है तो जो मैं खाती हूँ वह मेरे लिए नहीं बना सकता है क्या? इससे तो अच्छा मैं कहीं चली जाऊं, रोज रोज तेरी शक्ल ना देखनी पड़े। धनवंती जी रश्मि पर पूरी तरह दहाड़ रही थी तो रश्मि ने भी कह दिया, मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। उस दिन तो आपने अपनी बेटी के सामने कहा कि ऐसा उबला हुआ खाना बनाती है, तो आज यह खाना आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा? और अगर आपको जाना है तो चली जाओ ना, मैं भी तो देखूं आपको कौन रख लेता है। आपकी बेटी तो केवल शक्ल दिखाने आती है जिससे उसकी यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहे, खाली हाथ आती है और बड़े हाथ जाती है। रश्मि अपनी सास से गुस्से में बोली रही थी कि तभी धनवंती जी की भाभी आ गई। अरे बहू, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ननद से ऐसे बात करने की? मेरे घर में भी बहू है मगर वह तो कभी ऐसा नहीं करती, हर वक्त वह मेरी सेवा करती है। मामी जी को अचानक देखकर रश्मि भी देखती रह गई। धनवंती जी अपनी भाभी के सामने आंखों में आंसू लाकर बोली, देखा भाभी, इस घर में मेरी यही इज्जत है, ना तो खाना टाइम पर मिलता है और ना दवाई। अब आप ही देख लो इसने मुझसे क्या लाकर दिया है, जबकि यह सब कुछ मुझे पछता ही नहीं है। ये सुनकर मामी जी ने तुरंत अपनी ननद धनवंती जी से कहा, अरे दीदी, तो फिर ऐसी बहू के आसरे रहने की जरूरत क्या है? आप तो मेरे घर चलना, मेरी बहू आपकी ऐसी सेवा करेगी कि घर कभी याद ही नहीं आएगा। आप चिंता क्यों करती हो, आपका मायका भी जिंदा है। धनवंती जी भी तुरंत कहने लगी थी, हाँ भाभी, मैं आपके साथ चलूँगी क्योंकि अब बेटा भी मेरी नहीं सुनता, अंदर कमरे में पड़ा सो रहा है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। मामी जी 2 दिन में घर में रही और बार बार सुरेश से रश्मि की शिकायत करती रही। सुरेश रश्मि का पक्ष लेकर समझाता रहा मगर मामी जी सुनने को तैयार ही नहीं थी और कह दिया कि अब से तेरी माँ अपने मायके में रहेगी। रश्मि ने धीरे से सुरेश से कहा, सुरेश अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी सास को ठीक से नहीं रख पाई, तुम मम्मी जी से बात करो ना। सुरेश ने रश्मि को समझाया कि सोचने की जरूरत नहीं है, जब मम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद वापस आ जाएगी। इसके बाद रश्मि ने भी कुछ नहीं कहा और अगले दिन धनवंती जी अपनी ननद के घर चली गई। उनके जाने के बाद सुरेश को अपनी माँ की फिक्र होती थी तो वह अपनी माँ को फ़ोन करता था, लेकिन धनवंती जी अपने बेटे का फ़ोन नहीं उठाती थी और इसीलिए फिर उसको अपनी मामी को फ़ोन करना पड़ता था। वह पहले सुरेश को ताने देती थी और फिर धनवंती जी का हाल चाल बताती थी।
धीरे धीरे 1 साल का समय हो गया तो रश्मि ने कहा कि सुरेश, तुमने तो कहा था कि मम्मी वापस आ जाएंगे, लेकिन वह तो 1 साल होने पर भी नहीं आई। इतना ज़्यादा अपने भाई के घर रहना अच्छी बात नहीं है। अब सब लोग मुझ पे ही कमी निकालेंगे कि मेरे कारण सास घर छोड़कर चली गई, बल्कि यह सब कह रहे होंगे कि हमने उनको घर से निकाल दिया। सुरेश को भी अब इस बात की चिंता होने लगी थी। वह चाहता था कि माँ वापस आ जाए, मगर धनवंती जी उससे बात करती ही नहीं थी। एक बार धनवंती जी की तबीयत खराब हो गई और यह बात सुरेश को फोन पर अपनी मामी से पता चल गई। उधर धनवंती जी एक दिन सुबह सुबह उठकर जब कमरे से बाहर आई तो उन्होंने अपनी भाभी की बहू की बात सुन ली। मम्मी जी, आप इनको उठाकर क्यों ले आई? पूरा 1 साल हो गया है और यह जाने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से बीमार हो गई हैं, जिस पर खर्च भी हो रहा है। मेरे बस में इतना सेवा करना नहीं है। बहू की बात सुनकर धनवंती जी की भाभी ने कहा, अरे मैं तो सोच रही थी कि ये यहाँ पर आएगी तो घर का काम संभाल लेगी। अपने भाई को खाना बनाकर देने का इसको बहुत शौक था, तो सोचा यह घर का खाना बना लेगी, मगर यह तो जाकर बीमार पड़ गई। अब जाने का नाम भी नहीं ले रही है और बेटा लेने भी नहीं आता। मुझे तो लगता है अब ये हमारे घर से मरकर ही निकलेगी। अपनी भाभी और बहू की बात सुनकर तो धनवंती जी खड़ी रोने लगी। वह चुपचाप कमरे में आई और पल्लू में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ आई। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनके मन में ऐसा चल रहा है और यह मुझको अपने फायदे के लिए लाई हैं। बहू को मैंने गलत समझा, लेकिन मेरी बहू ने तो मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं दिया। अब धनवंती जी को याद आ रहा था कि उनकी भाभी की बहू उनको बासी रोटी देती थी और कहती थी कि बुआ जी से खाओगे तो पेट ठीक रहेगा, और धनवंती जी भी उसकी बात मानकर खा लेती थी। उन्हें लगता था कि वह उनके भले के लिए कह रही हैं, मगर अब सब कुछ समझ में आ रहा था। दूध में इतना पानी मिलाकर देती थी और कहती थी कि बुआ जी, अगर आपको गाढ़ा दूध देंगे तो आपको पचेगा नहीं। इतना सब हो रहा था और वह सोच रही थी कि बहू उनका कितना ख्याल रखती है। अब उनका मन बुरी तरह रोने लगा और अपने बेटे बहू को याद करने लगा कि काश वह उनको लेने आ जाएं। एक तरफ मन चाह रहा था कि बेटे को फोन करे और दूसरी तरफ खुद का बड़प्पन ऐसा करने से रोक रहा था। भाभी और बहू की बातें बार बार कानों
धनवंती जी अपनी बहू के साथ प्यार से रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।